नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। यूपी में 22 का सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में हैं। जो नेता सालों तक अपने एसी रूम में बैठकर ट्वीट पर ट्वीट दागते थे, आज वो नेता सड़कों की खाक छानते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर मंदिर माथा टेक रहे हैं। यूपी के सियासी रसातल में समा चुकी कांग्रेस में एक बार फिर से प्रियंका गांधी जान फूंकने की कोशिश करने में लगी हैं। हफ्ते के 5 दिन प्रियंका गांधी यूपी में रहकर कांग्रेस को वेंटिलेटर से उठा करके खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर माथा टेक रही हैं, लोगों के बीच में एक्टिव नजर आ रही हैं। चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कर चुकी हैं प्रियंका गांधी। प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए लोगों तक 7 प्रतिज्ञाओं को पहुंचाती हुई नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी किसानों के हर मुद्दे को जोर शोर से उठा रही हैं। ललितपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं कुछ दिन पहले लखीमपुर हिंसा में मारे गए सिखों के परिजनों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी ने 84 के दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को दिल्ली प्रदेश कमेटी में स्थायी अध्यक्ष सदस्य बना दिया है। और ऐसे में इस बात को लेकर के बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आलाकमान और प्रियंका गांधी की सोच दोनों अलग अलग है? क्या कांग्रेस के लिए दिल्ली के सिख अलग हैं और लखीमपुर खीरी के सिख अलग हैं? और ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या प्रियंका गांधी का लखीमपुर खीरी जाना सियासी प्रक्रिया थी? क्या मंदिर मंदिर माथा टेक कर प्रियंका गांधी 2022 की कांग्रेस की तस्वीर बदल पाएंगी? क्या रसातल में पहुंच चुकी कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी 22 के रण में दौड़ा पाएंगी? तो सवाल तो बनता है मैं आज इसी पर हम बात करेंगे। और बता दें कि प्रियंका गांधी का मिशन चुनाव से पहले 7 प्रतिज्ञाएं लेना और उसके बाद लगातार जनता के बीच में सक्रियता दिखाना। तो 7 प्रतिज्ञाएं अलग हैं और जनता के बीच में प्रियंका गांधी जाकर के क्या संदेश देने की कोशिश कर रही हैं? क्या इस तरीके से प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की तस्वीर बदल पाएंगी? क्या 10 जनपद की सोच और प्रियंका गांधी की सोच में अलग अलग परिवर्तन है? सबसे अहम सवाल यह भी है कि लखीमपुर खीरी जाना क्या सियासी परिक्रमा थी? क्योंकि लगातार बीजेपी इसे लेकर के कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधती रही हैं। कभी कांग्रेस के नेताओं का जनता के बीच में जाने को वे अलग तरह की पॉलिटिक्स बताते नजर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और ये तस्वीरें आप देखिए कि मंदिर मंदिर जाकर के माथा भी टेकती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रियंका गांधी एक्टिव हैं, लेकिन प्रियंका गांधी क्या अपने संगठन में जान फूंक पाएंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि एक लंबा वक्त कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर रहते हुए हो गया, सालों साल। क्या उसको बदल पाना इतना आसान है? 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा भी किया, 7 अलग अलग प्रतिज्ञाएं भी दोहराई और प्रतिज्ञा यात्रा भी लगातार जनता के बीच में। सबसे अहम इस बात को लेकर के कि क्या अब 2022 के रण में कांग्रेस पार्टी कर पाएगी कोई कारनामा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई उत्साह का संचार कर पाएंगी? कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचा पाएंगी? ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण इस बात को लेकर के है कि अब जब नेता चुनाव आने पर पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या जनता भी उनको उसी तरीके से स्वीकार करेंगे? क्या जनता तय करेंगी कि कौन उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है, कौन बुरा है, किन मुद्दों को जनता तरजीह देंगी? वो जनता के साथ हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देखेंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रियंका गांधी की तस्वीर है। मंदिर मंदिर लोगों के बीच में भी, प्रतिज्ञा यात्रा भी, और साथ ही साथ एक चुनौती कांग्रेस पार्टी को इस बात को लेकर के भी कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में एक लंबा वक्त हो गया जब सत्ता से वे बाहर हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि सत्ता के नजदीक लाना या सत्ता तक पहुंचाना क्या इतना आसान है? ये तस्वीरें और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति, उस पर हम बात करेंगे। सवाल तो बनता है हमें। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का मिशन यूपी आज भी, चाहे वो लखीमपुर खीरी की बात करें या ललितपुर तक, तमाम जगहों तक प्रियंका गांधी जाती हैं, संदेश देती हैं। लेकिन उसके पीछे क्या है?
तो चलिए आखिरकार इसी पर हम अब बात करेंगे कि आखिरकार क्या प्रियंका गांधी संदेश देना चाहती है, वो संदेश जनता तक पहुंच रहा है क्या? 10 जनपद जो सोच रहा है वही प्रियंका गांधी सोच रही है, दोनों की सोच अलग अलग है? क्या लखीमपुर खीरी के जो सिख हैं अब वो अलग हैं और दिल्ली के सिख हैं वो अलग हैं? किस तरीके से इन्हें देखा जाए? उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में प्रियंका गांधी और उनकी जो लगातार पहल है उसका असर जमीनी तौर पर क्या हो रहा है और कैसे होने वाला है, ये भी तमाम अपने आप में सवाल हैं। इनको लेकर के हम बात करेंगे। 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया गया था, साथ ही साथ बच्चों के लिए भी कई ऐलान किए गए थे, किसानों को लेकर के भी ऐलान किया गया था। ये 7 प्रतिज्ञाएं प्रियंका गांधी की, और अब इन प्रतिज्ञाओं के साथ साथ प्रियंका गांधी भी अच्छी खासी एक्टिव नजर आ रही हैं। 5 दिन वे लगातार उत्तर प्रदेश के लिए दे रही हैं, तो क्या इन 5 दिनों से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल पाएंगी कांग्रेस पार्टी के लिए? यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और प्रियंका गांधी की जिस तरह की सक्रियता देखने को मिल रही है, क्या कांग्रेस पार्टी में नई आशा का संचार हुआ है? कार्यकर्ताओं को इसका फायदा मिल पाएगा, पार्टी को इसका फायदा मिल पाएगा? यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह आने वाले चुनाव में ही तय हो पाएगा कि प्रियंका गांधी की कोशिशें आखिरकार कितनी रंग लाई हैं। लेकिन फिलहाल ये इतना जरूर है कि प्रियंका गांधी अपनी तौर पर विपक्ष पर आक्रामक दिखाई दे रही हैं, सरकार पर आक्रामक दिखाई दे रही हैं और लगातार जुबानी हमले भी कर रही है योगी सरकार पर। और तमाम विपक्ष की बात करें तो सभी पार्टियां इस वक्त चुनावी मोड में हैं, कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मोड में। लेकिन कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के लिए यही कहा जाता रहा कि लंबा वक्त हो गया, उसके बावजूद भी कांग्रेस की कोई एक अच्छी खासी कोशिश नजर नहीं आती है। लेकिन उस सवाल का जवाब प्रियंका गांधी ने जरूर आकर के दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालिया दिनों में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता, प्रियंका गांधी की सक्रियता देखने को मिली है, उससे जरूर इतना फायदा जरूर होगा, कार्यकर्ताओं का एक उत्साह जरूर बन पाएगा। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे अपने आप में एक अहम सवाल हैं, उन सवालों पर भी कांग्रेस पार्टी को पार पाना होगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर और निशाने की राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन तमाम सवाल हैं। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर आक्रामकता दिखा रही है। कई सवाल इस बात को लेकर के भी पूछे जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव आने पर सक्रिय क्यों होती है? क्या उससे पहले जो गांधी परिवार के लोग हैं या नेता हैं या प्रथम पंक्ति के नेता हैं, वो लगातार 5 साल तक सक्रियता क्यों नहीं दिखाते हैं? उनमें वो लड़ने की जो कोशिश है वो क्यों नहीं दिखाई देती है? ये एक आक्रामकता के सवाल विपक्ष के जरूर हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरीके से सक्रिय हुई है, पहले लखीमपुर खीरी में हमने देखा, उसके बाद ललितपुर गई, और आज जैसे कि उन्होंने किसानों के परिजनों से मुलाकात की है और साथ ही साथ योगी सरकार पर निशाना साधा, मुआवजे की भी मांग की है। उससे पहले लखीमपुर खीरी भी प्रियंका गांधी गई थी और वहां पर भी उन्होंने निशाना साधा था योगी सरकार पर। यही कहा था कि किसानों की हितैषी नहीं है योगी सरकार, भाजपा की सरकार, और लगातार भी आक्रामक रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इसका कितना फायदा मिल पाएगा, ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने 7 प्रतिज्ञाएं की और जो यात्रा के जरिए भी कांग्रेस पार्टी पहुंचने की कोशिश कर रही है कार्यकर्ताओं के बीच में। और ये जरूर एक कोशिश है कि कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया जाए। दावा भी यही किया जा रहा है, लेकिन क्या इतना आसान है? कांग्रेस का लगातार लंबे कई सालों से सत्ता से बाहर रहने के बाद क्या स्थिति इस बार के चुनाव में होगी, वो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन ये जरूर है कि प्रियंका गांधी की कोशिशें अभी फिलहाल आप देख सकते हैं, सक्रियता उनकी देख सकते हैं। तो चलिए इसी पर हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल तो बनता है, बहुत सारे सवालों के साथ हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, उससे आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ ध्रुविजय सिंह शाक्य उपाध्यक्ष हैं ब्रज क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ अशोक यादव हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। दिलीप यशवर्धन हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, और सैफ खान हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले दिलीप यशवर्धन से शुरुआत करेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। कैसे वो प्रियंका गांधी की सक्रियता को आप दिलीप जी देख पा रहे हैं, और इससे क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता के पास जाने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया जब कांग्रेस सत्ता से दूर है। सवाल इस बात को लेकर के भी कि प्रियंका गांधी की जो सक्रियता इन दिनों देखने को मिल रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं दिलीप जी? हेमंत जी, am I audible now? जी आ रहा है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी जी की जो सक्रियता है वो अच्छी है। राजनीति में सक्रिय होना बहुत जरूरी बात है, और स्पेशली जब चुनाव आ जाते हैं तब तो राजनेताओं में ऑटोमेटिक सक्रियता आ जाती है। और प्रियंका गांधी जी को तो उत्तर प्रदेश में चुनावी जमीनें ढूंढनी है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो सक्रियता है, इस सक्रियता में कहीं हिडन निष्क्रियता भी है। निष्क्रियता इस सेंस में है कि जो मुद्दे लेकर के प्रियंका गांधी जी मैदान में उतर रही हैं, उन मुद्दों में कुछ नयापन नहीं है।
जो 7 वादे उन्होंने किए हैं, उस 7 वादे में एक वादा की 40% सीट वो महिलाओं के लिए रिजर्व करेंगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इस बात को छोड़ करके बाकी जितने भी उनके वादे हैं वो वादे वही हैं जो पहले सरकारों में किए जा चुके हैं, और कांग्रेस की सरकार ने भी अपनी जनता से पहले ये वादे किए हैं। तब उन्होंने इन बातों को पूरा नहीं किया या ठीक तरीके से पूरा नहीं किया, तो उन बातों को दोहराने का, उनकी पुनरावृत्ति करने से अगर उनको लगता है कि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी बहुत भ्रम में है, और स्पेशली उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी बहुत दशकों से अपनी यहाँ जमीन ढूंढ रही हैं। पिछली बार चुनाव में उन्होंने यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जब जोशीले लड़के मैदान में उतरे थे। जब जोशीले लड़के मैदान में कुछ नहीं कर पाए, प्रियंका गांधी जी ने भी अपनी जो आजमाइश करी तब कुछ नहीं कर पाए, तो अब इस समय वो अकेले मैदान में उतर के कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि सक्रियता जरूरी है, बनाए रखना चाहिए, इससे थोड़ा परिवर्तन जरूर आएगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी जी की जो सक्रियता है वो परिवर्तन जरूर लाएगी, और भाजपा के सिर में दर्द तो पैदा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही वो वोटों में कन्वर्जन हो चाहे ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक केंद्र तो बना हुआ है, और अच्छा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने जब इस तरह की चुनौतियां आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस आपत्ति को मौके में बदलने में माहिर है। और मुझे लगता है कि जो प्रियंका गांधी जी की सक्रियता है उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है और होती रहेगी। जी, दुर्विजय सिंह शाके साहब, क्या ये सही बात है कि प्रियंका गांधी की सक्रियता आपके सिर में जो है वो सिरदर्द बनने का काम कर रही हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी जी की जो सक्रियता है वो कोई भी ऐसा बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। ये तो सब पिकनिक मनाने के लिए, अभी राजनीतिक पिकनिक है इनका, दोनों लोगों का, ये हों चाहे इनके भाई हों, इनके लिए ये सब बातें जैसे पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं वैसे आ जा रहे हैं आजकल, और उसके बाद चुनाव के बाद दिखाई नहीं देंगे कहीं भी। इसलिए कोई बहुत महत्वपूर्ण, अगर उन्हें जाना ही था, अगर वो उनके लिए लखीमपुर खीरी इतना महत्वपूर्ण था, तो उनको जो बॉर्डर पे हत्या हुई एक दलित सिख की, वहाँ क्यों नहीं गई? वहाँ भी तो जाना चाहिए था। क्या इनके लिए हत्याएं एक बराबर नहीं हैं? वहाँ पर उनका कोई बयान नहीं आया? क्या पंजाब के दलित मुख्यमंत्री यहाँ तक उत्तर प्रदेश आते हैं, लेकिन जो पंजाब में एक दलित सिख की हत्या हुई है उसके लिए कोई बयानबाजी नहीं होगी? उसके लिए कोई मुआवजा नहीं मिलेगा? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग? तो अब ये है कि दोहरा मापदंड है, राजनीति में कुछ तो करना है, तो इसलिए कुछ तो दिखना है, कुछ तो मस्ती करनी है। बड़े परिवार हैं, बड़े घर के लोग हैं, सारी चीज़ें विरासत में मिली हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए ये थोड़ा समय अच्छा है। थोड़ा मस्ती भी हो जाएगी, घूमघाम भी हो जाएगी, और लाइमलाइट में भी आ जाएंगे। लेकिन जनता सब समझती है जी, जनता बड़ी होशियार है आज की डेट में। वो सब जानती है कि ये क्यों आ रहे हैं, अभी क्यों आ रहे हैं। पूरा कोरोना का समय निकल गया, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कहीं भी किसी कोरोना के समय में कहीं सेवा करता हुआ दिखाई दिया हो, कोई कैंप लगाता हुआ दिखाई हो? कहीं नहीं। सब बड़ी बड़ी लंबी छुट्टियों में गए हुए थे। तो ये फैशन है, फैशन के हमारे लिए कोई चिंता का बात नहीं है, वो अपना करें। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि उन्हें जो हत्या हुई है, जैसे लखीमपुर में जो सक्रियता उन्होंने दिखाई, ठीक है, वो सक्रियता उन्हें जो बॉर्डर पे जो हत्या हुई है, और कितनी बर्बरता के साथ हत्या हुई है, पूरे देश ने देखी है। मैं कह रहा हूँ ऐसा इसलिए नहीं है, आपने देखा उसका हाथ काटा गया, उसका पैर काटा गया, उसको तड़पा कर मारा गया। मुझे ताज्जुब होता है कि लोगों की संवेदनाएं आखिर कहाँ मर गई थी, क्यों नहीं बोले? हत्या होती है, किसी की भी हो। बिल्कुल, ये तो आप ठीक कह रहे हैं शाकिर साहब, हत्या होती है, चाहे वो लखीमपुर खीरी में कुचल करके मारना हो या फिर बॉर्डर पर किसी को हाथ पैर काट करके मार देना हो। ठीक बात है। अशोक यादव जी, आप कैसे देख पा रहे हैं इसे? नहीं, मुझे तो, मैंने भी दिलीप जी की बात सुनी और उसके बाद हमारे भाई शाक जी की सुनी जी। दिलीप जी ने एक बात कही थी, जो प्रियंका जी का आजकल का दौरा, उसको लेके कि 2 लड़के 17 में आए थे, क्या हुआ और आगे भी क्या होगा। देखिए दिलीप जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप पॉलिटिकल आदमी नहीं है। एक शेर सुनाता हूं मैं कि लम्हा लम्हा यहाँ मचलता है, लम्हा लम्हा यहाँ मचलता है, कोई गिरता कोई संभलता है, और होश उड़ जाते हैं जमाने के, वक्त जब करवटें बदलता है। अब ये 17 की बात नहीं रही है दिलीप साहब, वक्त बदल चुका है। जो आज का वक्त है, आप प्रियंका जी की बात देखिए, ये सबको अधिकार है। प्रियंका गांधी एक बड़े परिवार की बेटी हैं, और वो अगर पूजा पाठ कर रही हैं
तो ऐतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी आज अमित शाह जी का एक मैंने भाषण सुना, बड़ा ताज्जुब हुआ। उस आदमी ने ये कहा कि अखिलेश जी तो विदेश ज्यादा रहते हैं, हिंदुस्तान कम रहते हैं। अरे भाई, मैं उनके पार्टी का पदाधिकारी हूँ, पिछले 1.25 साल का तो मुझे मालूम है विदेश कहीं नहीं गए हुए, और रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। तो मंचों से ऐसी झूठी बातें करना, ये झूठी बातें करना तो ये शोभा देता नहीं है कायदे से। ये बातें गलत हैं, और ये बातें, झूठी बातें बड़े नेताओं द्वारा नहीं होना चाहिए। आज मैंने फिर एक बात सोची थी कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे आज से 1 महीना पहले, जब ये घटना हुई थी 2 अक्टूबर या 3 को, तो उन्होंने उस वक्त भी एक शब्द नहीं कहा था। इतने बड़े कांड के बाद लगातार हत्याएं, बलात्कार प्रदेश के अंदर हो रही हैं। कम से कम हमारा नेता अखिलेश तो निकल ही रहा है, उसके साथ तो लाखों लोग हैं। अगर प्रियंका गांधी भी निकलती हैं, अपने जो छोटे मोटे कार्यकर्ता, जो बचे कुचे कार्यकर्ता, उनको लेके निकलती हैं, तो बुरी बात नहीं है। विपक्ष को आगे आना पड़ेगा, विपक्ष को आगे चल के एक होना पड़ेगा, 2024 में होना पड़ेगा। लेकिन इस चुनाव की बात मैं आपको बता दूं, धर्म की बात तो ये है, जैसे नेताजी मुलायम सिंह हमारे अखिलेश यादव को बदनाम करते हैं लोग। मैं आपसे कहता हूं, उनसे बड़ा धार्मिक कौन है? आपको पता होना चाहिए। सैफई के बारे में कितनी चर्चाएं होती थी, यहाँ डांस, भाई डांस तो होगा जब डांस वाले आएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, हर मेला के पहले, हर सैफई महोत्सव से पहले वहां पर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, और इतनी विशाल मूर्ति बहुत कम लगी है। आप कभी देखिए, सबसे पहले 2 घंटा पूजन होता था, हनुमान जी की मूर्ति के नीचे बैठ के हवन होता था, जिसमें अखिलेश जी, नेताजी साहब बैठते थे, उसके बाद शुभारंभ करते थे। आज सवाल इस बात का है कि अगर हम यादव साहब ज्यादा हनुमान जी की मूर्ति पर जोर क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैं एक कहना चाहता हूँ, आ जाऊँ शाकिर साहब, रुक जाइए। अगर मैं कुछ बोल दूं जरा, शाकिर जी रुक जाइए। नहीं, हमारे मुसलमान दोस्त हैं, हम उनके साथ ईद मनाते हैं, हम उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, लेकिन हम हिंदू हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है, गांव में जब भैंस बच्चा देती है, तब भी हम देवता की पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ तो चलन है, हम देवी की पूजा करेंगे, हम देवता की पूजा करेंगे, करते ठीक है। लेकिन जहाँ राजनीति की बात है, हमने नहीं। आप ये कह रहे हैं कि पूजा पाठ करना गलत नहीं है? देखिए, थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शाकिर साहब, मैं आ जाऊंगा, 1 मिनट, सबका एक कमेंट हो जाए ना, उसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ। सैफ खान साहब, सबने आरोप लगाए और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि प्रियंका गांधी को चुनाव आने पर ही लोग याद आते हैं, पूरे 5 साल तक नेता गायब रहते हैं। और ये भी आरोप कि अभी तक उनका कोई उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में आकर के कोई स्थायी घर ठिकाना नहीं है जहां पर वो रुक जाएं। वो सैर सपाटे के लिए आते हैं और फिर वापस से चले जाते हैं। जनता भी जानती है कि अभी आए, चुनाव आए तो फिर वापस से चले जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। सैफ जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है मौका मिला जी। मैं बातें सुन रहा था सभी प्रतिनिधियों के, अलग अलग जो पार्टियों से हैं, ये जो विश्लेषक है, उन्होंने अपनी जो है राय रखी प्रियंका गांधी जी के बारे में, या कांग्रेस के बारे में भी जो राय रखी है। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हाथरस के ऊपर जो है सबसे पहले प्रियंका गांधी जी गई वहां के ऊपर, जब बच्ची को 2:30 बजे के करीब जो है पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी थे जो सबसे पहले खड़े हुए थे, आवाज उठाते हुए महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ, बॉर्डर पे भी तो बच्चियों के अत्याचार। जो मगर ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को कोई महिलाओं से कोई फर्क नहीं है। आज मैं बताना चाहूंगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है महिलाओं के लिए ये कहता है कि 11 से 12 रेप एक दिन में उत्तर प्रदेश में जो है। और बाद में मैं ये भी बात सुन रहा था दलितों की, जो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये जानकारी रखते ही नहीं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस वक्त चिल्ला के कह रहा है 33% अत्याचार दलित परिवारों के ऊपर उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है। 27% अत्याचार उनकी दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जो सिर्फ बोलने के अलावा जो है आप कुछ तो जानते नहीं। मैं कुछ राय और कुछ और साथ में कुछ काम रखना चाहूंगा। जो हमने मुख्य विपक्ष जो है, और प्रियंका गांधी जी ने मुख्य विपक्ष के जो उत्तर प्रदेश में जो है जो निभाया है। आपको लखीमपुर खेरी तो नजर आया, आपने प्रयागराज में ये नहीं दिखा जो निषाद कम्युनिटी के जो उन मछुआरों के जो है जो बोटें तोड़ दी गई, उनके साथ जो अत्याचार किया गया, जो बेरोजगारी का जो हालत इस वक्त उत्तर प्रदेश में 11% और बढ़ी है, जो 3.5% बढ़ चुकी है, उसके ऊपर जो है सबसे पहले प्रियंका गांधी जी सामने आई।
फर्टिलाइजर्स के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो बुंदेलखंड में सबसे पहले फर्टिलाइजर्स के लिए आवाज उठाने वाली जो थी वो प्रियंका गांधी। छत्तीसगढ़ में गए हैं क्या? मगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो गोल गोल ये तो सिर्फ वेकेशंस के लिए आ रहे हैं। भाई वेकेशंस तो बनाने आए हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में, अपने जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर से जो केसेस हटाने का काम, 20,000 केसेस जो है, और जो है छुट्टियों मनाने का काम जो है वो सिर्फ योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में, या सेंट्रल सरकार जो है वो सेंटर में खड़ी भी नजर आती है। बहरहाल खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने लखीमपुर खीरी का केस तो ये माना, जरा सेंटर ये भी मान ले कि साढ़े 600 जो किसान हैं वो सड़कों के ऊपर बैठ के भी जो है अपनी जान जो है गंवा चुके हैं, मगर ये अंधी और बहरी सरकार जो है उन्हें कुचलने में लखीमपुर खीरी का बहुत बड़ा केस जो है हम सबके सब जानते हैं। और हमने साफ साफ ये देखा है कि किसानों के आंदोलन में जो है किसानों के ऊपर जो अत्याचार इस वक्त चल रहा है वो हम सब लगातार देख रहे हैं। फिर कोरोना काल की बात करते हैं, ये कह रहे थे कि कोरोना काल में क्या हुआ, साफ शर्म आनी चाहिए। जिस सरकार की वजह से कोरोना हमारे देश में आया वो ये कह रहे हैं 30 जनवरी को जब राहुल गांधी जी ने पहला ऐलान किया था कि कोरोना एक बहुत बड़ी बवाल हमारे देश में आने वाला है, तब तो ये सरकार हाथ जोड़ के नमस्ते ट्रम्प कर रही थी। उसे कोई मतलब नहीं था कि जो है क्वारंटीन सेंटर जो अलग अलग बना दिया जाए, या जो फ्लाइटों से लोग आ रहे थे उनको अलग जो है क्वारंटीन किया जाए। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने 13 मार्च को ये कहा था आप तो डर, कोरोना से तो जानलेवा बीमारी नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। ये वो सरकार वाले हैं जो कोरोना के ऊपर बात करते हैं। सब जो शर्म आनी चाहिए। आज 5 लाख से ज्यादा लोग खान साहब भारतीय जनता पार्टी में आरोप है। खान साहब आप मुझे सुन रहे हैं? सैफ खान साहब, भारतीय जनता पार्टी का आप पर एक आरोप है कि प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जाती हैं, ललितपुर जाती हैं, लेकिन बॉर्डर पर जहां पर एक दलित मजदूर की हत्या की गई हाथ पैर काट के निशंसता के साथ, वहां पर क्यों नहीं जाते हैं? वहां नहीं जाते। मैं आपको बताना चाहूंगा, आश्वासन देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जब ये केस रजिस्टर हुआ था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बताऊं सिर्फ इस बात का क्या हुआ, सबसे पहले एक्शन उठाने वाले जो थे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी, ऐसे जितने भी केसेस होते हैं उसके ऊपर सबसे पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आपको खड़ी के सड़कों पर प्रदर्शन करके नजर आती है। मगर क्या है, भारतीय जनता पार्टी को सिवाय अपने गीत गाने के अलावा या ढिंडोरा पीटने के अलावा और कुछ नहीं आता है। सिर्फ स्टेटमेंट देना जानते हैं साहब जो है चैनल पे बैठ के, सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। आसपास जो है वेकेशंस तो एक्चुअल कैसे मोदी जी पूरे विश्व में और घूम घूम के वेकेशंस बनाए गए हैं और देश के पैसे का क्या बर्बादा किया गया है वो हमने अच्छी तरीके से देखा है। वेकेशंस का क्या मतलब होता है ये तो मुझे लगता है कि मोदी जी हम सब पार्टियों को बताएंगे कि वेकेशंस का मतलब क्या होता है, और हमारे जनता के जो टैक्स में पैसा, जो खून पसीने की हमारी कमाई है जो टैक्स में जमा की है उसको कैसे बर्बाद किया जाता है, ये बहुत अच्छी तरीके से जो है मोदी जी हमें बताएंगे। मेरे ख्याल से वो टीचिंग हम सबके लिए रहेगी। ठीक है शाकिर साहब, एक कमेंट चाहता हूं, जल्दी से पूरा कीजिए। देखिए, जहां तक पूजा पद्धति की बात है, अभी समाजवादी पार्टी के श्री अशोक यादव जी, सैफ खान जी, इन सब ने विषय रखा है। अब तो वो भी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू होने पर किसी के ऐतराज नहीं है और हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। जिनके पुरखों ने निहत्ते राम मंदिर के कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। अरे आपने तो राम मंदिर को रोक दिया था पार्लियामेंट में जब ऑर्डिनेंस लेके आए, बताइए ना। एसएस भंडारी ने जो है राम मंदिर नहीं चाहते थे, आपकी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी। जब कांग्रेस ऑर्डिनेंस लेके आई थी राम मंदिर के लिए तब तो आप लोग रोकने वाले थे। आपने कौन सा बनवा दिया कोई भी चीज की? हमने कोशिशें की थी पार्लियामेंट में, हम ऑर्डिनेंस लेके आए थे, आप लोग थे वो रोकने वाले। आज तक एक बयान कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्या पर भी तो बोल देते समाजवादी और कांग्रेस के लोग कि कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्या करें। एक एक करके शाकिर साहब कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, आज प्रियंका गांधी हम हिंदू कह रहे हैं, बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत अच्छा है आपका स्वागत है। बिल्कुल मैं जवाब देता हूं, कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल को खड़ा किया था कि राम मंदिर क्या कहना चाहेंगे? हमारे मुसलमान देश पर राष्ट्रपति हुए थे, वही तो विरोध कर रहे थे, कांग्रेस विरोध कर रही मैं इस बात का जवाब दूंगा। यादव जी की सरकार में गोलियां चली थे राम सेवकों पर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ठीक है शाकिर साहब हो गया। शाकिर साहब कंटिन्यूसली मत बोलिए, शाकिर साहब हो गया ना। एक एक करके मैं सब क्या जी एक एक करके शाकिर साहब एक मिनट शाकिर जी, दुर्विजय शाकिर साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप
प्लीज, हमारे लिए आपकी बात कंप्लीट हो गई है। राम आस्था के केंद्र थे, हैं, रहेंगे, और हिंदुत्व तो हमारे लिए आस्था का विषय है रहेगा। लेकिन ये जो लोग आज बदल रहे हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा है। 2014 से पहले तो कभी ना ठीक है, अखिलेश यादव जी कंप्लीट हो गया ना शाकिर साहब, ना प्रियंका गांधी कहीं पूजा शाकिर करते साहब, हुए कंप्लीट करते थे, कहाँ जाते थे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है टीवी चैनल पर। आज ये मित्र अशोक यादव कह रहे हैं सैफई में मंदिर बन गया। भैया राम मंदिर आंदोलन में किसने गोलियां चलवाई थी वहां अयोध्या में? आगे देखिए कभी सैफई क्या है। अरे भैया गोलियां भी, ये भी तो बताओ। दुर्विजय शाक्य, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मंदिर बनवा लिया। दुर्विजय शाक्य जी, दुर्विजय शाक्य जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी। शांत हो जाइए और सबके बीच में मत बोलिए, मैं प्लीज आपसे निवेदन कर रहा हूं। ठीक है, मैं तो इतना पूछना चाह रहा हूं आप ये पूछिए जी, आप अपना सवाल अपनी बारी में पूछेंगे, आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं सबके बीच में, आप मत बोलिए। ठीक है, नहीं बोल रहा हूं। आपने पूछ लिया, अशोक यादव जवाब दीजिए। अशोक यादव जी, आप पर आरोप है। अशोक यादव जी, हाँ जी, जवाब दीजिए। क्या बता रहे आप? राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले कौन हैं? हिंदू हैं या कुछ और? भाजपा के आरोपों का जवाब दीजिए। अभी देते बताते। देखिए बात यह है, जी। ज्वाइनिंग में थोड़ा सा इससे वो हो गया था। हाँ हाँ बोलिए। आ गया, बस आ गया हूँ। हाँ क्या बात कही थी आपने? प्लीज थोड़ा सा करेक्शन कर गया ये कह रहे हैं कि वो लोग जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं वो लोग धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने राम भक्तों पर गोलियां चला, हो गया शाकिर साहब, हो गया। मैं आपका सवाल पूछ रहा हूं ना। एक बार मस्जिद बनाने के चक्कर में नहीं, दुर्भाग्यशाली में मैं नहीं कहता हूँ गलत मरे, लेकिन 2-4 अगर मरे थे तो हम ये नहीं कहते कि मतलब वो अच्छे काम हुआ था। किसी को नहीं मरना चाहिए कभी किसी घटना में, ये समाजवादी पार्टी कहना चाहती है। लेकिन जब हमारी मस्जिद गिरी, मस्जिद के बाद आज तक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलती आ रही है। और ये सरकार तो ये स्वीकार कर रही है कि राम भक्तों पर, नित्य राम भक्तों पर गोलियां आपने चलवाई थी। आप केवल शाकिर साहब प्लीज, भाई देखिए, गोलियां चलवाई या नहीं चलवाई? जब मस्जिद गिराने की बात आई तो रोकने के नाम पर अगर कुछ हुआ है तो हम वो अलग बात। मैं उसके बाद मैं कहता हूँ मस्जिद गिरने के बाद इस हिंदुस्तान में कितना आदमी मरा है, सारे दुनिया में कितना हिंदू मरा है। ये तो इसका मतलब मस्जिद। चलिए ठीक है दिलीप जी, हर बात में उत्तर प्रदेश में यही होता है कि नेता धर्म पर जाना क्यों पसंद करते हैं सबसे ज्यादा? प्रियंका गांधी है, मंदिर जा रही हैं। अरे शुरुआत किसने करी है ना? शुरुआत करने वाले भारतीय जनता पार्टी भी धर्म पे लाना चाहती है, समाजवादी पार्टी अपने आप को दिखाती है कि वो सबसे बड़े धर्म भक्त हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक मिनट, अब यादव साहब बोलिए। आप यादव साहब बोलिए। आप यादव साहब बोल लिए हैं, प्लीज किसी और को भी बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ दिलीप जी। हेमंत जी, मेरा ये मानना है कि अभी आपने सबकी बातें सुनी होंगी तो हर पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि दलितों के साथ क्या अत्याचार हुआ, इनके साथ क्या अत्याचार हुआ। मतलब यहाँ पर इंसानों के साथ अत्याचार नहीं होता, यहाँ जाति के साथ अत्याचार होता है। और जो धर्म है वो आस्था का विषय है। कौन मंदिर जाता है, कौन गिरजाघर जाता है, कौन गुरुद्वारे जाता है और कौन मस्जिद जाता है, ये अपनी अपनी आस्था का विषय है। और कौन किस वजह से जाना शुरू करता है, ये भी अपनी अपनी आस्था का विषय है। ये बात जनता को समझने की जरूरत है कि ये मंदिर जाने से समाज का भला हो जाएगा, क्या घंटी बजा देने से देश का डेवलपमेंट हो जाएगा? आज हम ऋषि युग में नहीं जी रहे हैं, आज हम आस्था के युग में नहीं जी रहे हैं, हम साइंस के युग में जी रहे हैं। और साइंस के युग में अगर इंसान का डेवलपमेंट होगा तो वो उन तरीकों से होगा जो तरीके हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। और संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि इस देश का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं है। अगर धर्म और जाति नहीं है, और आप सारी राजनीतिक पार्टियों से जब पूछेंगे कि आप धर्म की राजनीति या जाति पर आधारित राजनीति करते हैं तो हर पार्टी का प्रवक्ता मना कर देगा। लेकिन हर पार्टी के प्रवक्ता में जातिगत प्रकोष्ठ बने हुए हैं, जातिगत सम्मेलन होते हैं, जातिगत रैलियां होती हैं, जातिगत छींटाकशी होती है एक दूसरे के ऊपर। इन चीजों से इस देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर इस देश का डेवलपमेंट इस तरीके से होना होता तो 47 से लेकर के 2021 तक बहुत डेवलपमेंट हो गया होता। बहुत सारा डेवलपमेंट टाइम बाउंड डेवलपमेंट होता है जिसका क्रेडिट किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं जाता है। आज अगर हम यहाँ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे बैठ करके डिबेट कर रहे हैं तो ये डेवलपमेंट है,
लेकिन इस डेवलपमेंट का क्रेडिट किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं जाएगा। लेकिन इस समय की बात- राजीव गांधी जी लेके आए थे साहब। लेकिन समय की लेकिन बात क्या है। ये वो राजीव सच्चाई, गांधी क्या ये लेकर के सच्चाई आए नहीं थे। है दिलीप वो जी? ठीक बात है। दिलीप जी, क्या ये कंप्यूटर तो सच्चाई आपने नहीं मानिए, है? बहुत-बहुत क्या धन्यवाद ये अगर सच्चाई आपने नहीं कहा। है कि अटल आज बिहारी वाजपेयी तमाम जी तो चाहते ही नहीं थे राजनीतिक दल कंप्यूटर्स का सारा हमारे है देश कि में। सैफ जी, पूरे सैफ देश जी, के हर गांव सैफ तक जी फाइबर सुन केबल लीजिए, पहुंचाने का काम सैफ किया जी, है। मैं एक बार सैफ की बात, इनकी बात का जवाब दे देता हूं। ये क्रेडिट है राजीव गांधी जी को कि कंप्यूटर युग इस देश में राजीव गांधी जी लाने वाले हैं। लेकिन धन्यवाद आपको। अगर कंप्यूटर युग लाने से पहले उन्होंने कंप्यूटर प्रोफेशनल्स तैयार किए होते, एजुकेशन पे जोर दिया होता, शिक्षा बढ़ाई होती लोगों की, तो ये जो कंप्यूटर का लाना था ना, ये क्रांति लेकर के आता है। जनाब आज बेंगलोर आईटी हब है। सुनिए बात सुनिए, आपका बात का मैं जवाब जवाब सुनिए। मैंने आपकी बात सुनी। मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा। आपने कंप्यूटर ला करके सरकारी विभागों में लगा दिए, और उसको चलाने वाले कौन थे? वो जो टाइपराइटर युग के लोग थे। इससे डेवलपमेंट नहीं होता है साहब भाई। कंप्यूटर आना एक क्रांति थी इस देश में। लेकिन इस देश में अगर एजुकेशन का स्तर नहीं बढ़ा है तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है, क्योंकि शुरू से लेकर के पिछले 5-7 साल पहले तक मेजॉरिटी समय कांग्रेस ने शासन किया है। और मैं एजुकेशन को लेकर के ऐसी चीजें आपको गिना सकता हूं जो संविधान में कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई थी, संविधान की जिम्मेदारी कांग्रेस ने नहीं निभाई। एक अमेंडमेंट हुआ, जिस अमेंडमेंट को लागू करने में कांग्रेस पार्टी ने 10 साल का समय लिया था। मैं मौका चाहूंगा। सुन लीजिए, एजुकेशन ही किसी कंट्री के डेवलपमेंट की बैकबोन होती है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो है जानकारी मैं आपको दे देता हूं, जानकारी और जानकारी मत चलिए। कांग्रेस ही नहीं, उस बैकबोन पर आज की डेट में कोई पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। आप क्या दे रहे हैं? खाना फ्री दे रहे हैं, जूता फ्री दे रहे हैं, ड्रेस फ्री दे रहे हैं, और मिड डे मील दे रहे हैं। शिक्षा नहीं दे रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं। बात कही है दिलीप जी, शिक्षा देने वाले बात कही है कि शिक्षा पर जोर नहीं है, लेकिन हर कोई तो अपने आप को धार्मिक दिखाने की पूरा का पूरा चुनाव धर्म पर आकर के सिमट जाता है। और जो आपने जाति की बात करी, देश में सबसे ज्यादा जनजात जाति के नाम पर ही होते हैं। ये बात भी सही है, ठीक है, ये सब जानते हैं। शिक्षा का स्तर कोई नहीं उठा रहा है। ठीक है दिलीप जी, ठीक है। सैफ साहब जवाब दीजिए। और साथ ही साथ मेरा सवाल यह है, सुन लीजिए सैफ साहब, उन्होंने जो बातें कही हैं उनका जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है कि प्रियंका गांधी आज मंदिर जाकर के संदेश क्या देना चाहती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि डिबेट जो है वो डिरेल हो रही है, वापस वहीं पे आ जाएं। जवाब दीजिए, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। बिल्कुल साहब, मैं जो है सबसे पहले बात यहां से शुरू करता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं या हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, उनको मैं जानकारी, अभी वो एजुकेशन पे भी बात कर रहे थे, तो एजुकेशन कंट्रीब्यूशन जो है हमारे देश में हमारे टेन्योर में कितनी थी और अब टेन्योर में कितनी है, उसके डिफरेंस के लिहाज से आप जो है मुझे बताइएगा। प्लस फिर आपने ग्रोथ की बात की कि ग्रोथ क्या है हमारे देश की, जो है आप हमारे टेन्योर में 10.8% जीडीपी 3 मरतबा छू चुकी थी, आज वो -24% के ऊपर। तो ग्रोथ का क्या स्ट्रक्चर है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या स्ट्रक्चर है, ये क्रेडिट ग्रोथ का क्या स्ट्रक्चर है, वो खुद एक्सपर्ट जो है वो देख सकते हैं। बात रही अभी आपने जो है हनुमान, आपने जो भगवान की बात की, हनुमान मंदिरों की बात की, तो हम बताना चाहते आज से नहीं साहब, जो 135 फीट की मूर्ति आंध्र प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्थापना करवाई थी। आज लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्थापना करा, देश का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर जो है 2013 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के टेन्योर में ही जो है वो बना था। आप मुझे एक मंदिर अभी बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया हो। ये मंदिर की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं, वीएचपी के साथ मिलकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी 1400 करोड़ रुपए तो खुद निर्मोया अखाड़ा ने कहा है राम मंदिर के नाम पे 1400 करोड़ रुपए वीएचपी खा गई। ये स्टेटमेंट है निर्मोया अखाड़ा के, जो भगवान राम मंदिर का केस ला रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। और भारतीय जनता पार्टी की बात करती है राम मंदिर, राम नाम हटाने के लिए दिल्ली में रामलीला मैदान से कौन प्रस्ताव लेके आया था? भारतीय जनता पार्टी। आपने जो है हनुमान मंदिर को दिल्ली में रातों रात गिरा दिया। किसने गिरा दिया? दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी भारतीय जनता पार्टी ने। तो आप इनकी बात अगर ये मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, यहाँ जाने यादव साहब, आप ही तो बीच में हनुमान जी को लेकर के आए थे, सबसे बड़ी मूर्ति बनवाने का जिक्र कर रहे थे। सोनिया गांधी जी हैं और प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, आपकी मंदिर आज से नहीं पहले से जाते साहब, उनका धर्म है।
मगर क्या है कि जो सर्टिफिकेट बांटने के लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना सैफ खान साहब, सैफ खान साहब, ये सबसे बड़ी बात है, ये जब चुनाव आते हैं तभी मंदिर, क्या मंदिरों से वोट मिलेगा? क्या मंदिर जाने से वोट मिलेगा? क्या चुनाव आते हैं तभी मंदिर क्यों याद आते हैं? विषय में नहीं साहब, पहले भी जा चुके हैं उन्होंने, जो है गंगा नदी में। ठीक है खान साहब आपकी बात कंप्लीट हो गई है। और लगातार देखिए, मगर क्या है, मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट देने का काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी किसी को ना करे, और किसी हिंदू को जरूरत नहीं है। शाकिर साहब में आता हूं, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, 1 मिनट खान साहब, 180 से ज्यादा मंदिर गिरवाने की, डिमोलिश करने की भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई है। मुद्दे पर आइए यादव साहब, अशोक यादव जी, क्या मंदिर जाने से वोट मिलेगा? अशोक यादव जी, क्या मंदिर जाने से वोट मिलेगा? बातचीत की टेक्नोलॉजी पर अभी दिलीप जी ने काफी बातचीत टेक्नोलॉजी पर की। हमारा कहना इतना है, अभी 2 दिन पहले जब अखिलेश जी ने अखिलेश यादव जी ने, हेलो, हाँ सुन रहा हूं, बोलिए। हाँ, अखिलेश यादव जी ने 2 दिन पहले अपनी पूरी जो निधि थी उनकी सांसद की, उसके लैपटॉप बांट दिए पूरे हजारों बच्चियों को। इसकी चर्चा कहीं नहीं की गई, आप पर इस पर डिबेट होनी चाहिए थी। अच्छा, अगर वो दुर्गा देवी के मंदिर में चली गई, कितने लैपटॉप बांटे? और ये लैपटॉप जो है, ये लैपटॉप जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सुनिए ना यादव साहब सुनिए ना, यादव साहब, उन्होंने पूरे निधि को, आप सुनेंगे नहीं, आप बांट दिए। ये तो जहां बात टेक्नोलॉजी की होती है, उनका 5 साल का कार्यकाल देखिए पैसे से भटक रहे थे। ये हम बात करते वर्तमान की, 5 साल का कार्यकाल अखिलेश जी का स्वर्णिम कार्यकाल था, उसी पर उन्होंने पत्थर लगा दिए, उसी पर उन्होंने अपने उसी लाइन पे चल रहे हैं। तो फिर यादव साहब, जनता ने उनको सत्ता से क्यों हटा दिया? यादव साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए। इतना स्वर्णिम शासन काल दिया तो जनता ने उनको सत्ता से क्यों हटा दिया? नाखुश क्यों थी जनता? देखो, जनता बहुत बोली, लूट हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, डकैतियां पड़ रही थी, और आपके राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में तो और बढ़ गए हैं, चोरी हो रही है, लोग कुचले जा रहे हैं, जमीनों के कब्जा हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज था। आज माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जितने माफिया हैं उनकी जमीनों को जमींदोज कर दिया है, उनकी बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, उनके बचाव में कौन आ रहे हैं? कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आ रहे हैं, मिस्टर सैफ खान हैं, ये भी बता रहे थे मंदिर गिराए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर को के खिलाफ वकील खड़ा करने का काम किसने किया? राम सेतु को भारतीय जनता पार्टी ने, राम मंदिर भारतीय जनता एसएस भंडारी ने, नेता का नाम भी बता देता हूँ, पार्लियामेंट की डेट भी बताऊं, बनवाने वाले हैं हम, तो बनना है, हमारे शासन में ही बनना है। कहाँ शासन में बन रहा है साहब? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिहाज से बन रहा है। जो केस तब से लेके अब तक की जो शुरुआत उसके लिहाज से बन रहा है। इन लोग, आप लोगों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? यादव जी, कॉन्ट्रीब्यूशन है 1400 करोड़ रुपए खाने का, भगवान श्री राम को बीएसपी के साथ मिलके निर्मोला खड़े बोल रहा है 1400 करोड़ रुपए भगवान राम के नाम लेके खा रहे हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए भगवान राम के नाम पे लेके 1400 करोड़ रुपए खा जाते हैं। पार्टी और कांग्रेस के एक भी नेता ये बताएं कि उन्होंने 1 रुपया दिया हो भगवान राम के मंदिर के लिए, तो मैं बता देता हूँ, दिग्विजय सिंह जी का चेक कर लीजिए कितने का दिया है। किसी ने नहीं दिया। नहीं, क्या आपके सिर हिलाने से नहीं होता है। और ये भी तो स्वीकार कर लो, कपिल सिब्बल विरोध कर रहे थे। सुन लीजिए, जवाब मिल गया अब आपको, अब चुपचाप बैठिए, सुनिए अब और सुनिए, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आपकी पार्टी के तो लोग ऐसे हैं साहब, अगर मैं मोदी जी की बात करूंगा तो वो पार्टी तो छोड़िए, लोग भी छोड़िए, उन्होंने भगवानों को नहीं छोड़ा है। गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहते हैं मोदी जी। शर्म आने की बात है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में बैठे हुए योगी जी भगवान हनुमान जी को एक जाति और वर्ग के साथ जोड़ते, शर्म आने की बात है या नहीं है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, कांग्रेस के लोग जो भगवानों के ऊपर तक जो है ऐसी वो रखते हैं। मैं मुस्लिम हूँ साहब, मगर मुझे तब भी मेरा खून खोलता है।
आप इस देश में जितने भी आप जो हिंदू है जिन्होंने ये सुना है कि प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल गणेश भगवान जी को कहा जाता है, हनुमान जी की जाति को जो है किसी वर्ग के साथ जोड़ा जाता है, वो इस बात का जवाब इस असेंबली के इलेक्शन में जो है आने वाले वो जरूर देगी और जमानतें जब्त होंगी आपकी भारतीय जनता पार्टी। जैसे आए थे जिस फोर्स में उसी फोर्स में सब सफाया हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। कांग्रेस समाजवादी आप सबको ऐसा लगता है कि आप कंटिन्यूसली बोलते जाएंगे और आपकी बात जो है वो पहुंचती जाएगी, या फिर आप समय खराब करके यादव साहब एक मिनट शांत होंगे? यादव साहब मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, यादव साहब शांत होंगे? यादव साहब शांत होंगे? शाकिर जी आप ये बताएं, शाकिर साहब शांत होंगे? आप शाकिर साहब शांत होंगे? आप कहना चाह रहा हूं जो दुर्विजय सिंह शाके मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चुप रहिए एक मिनट यादव जी, चुप रहिए। शाकिर साहब सवाल का जवाब दीजिए। शाकिर साहब सवाल का जवाब दीजिए ना। और ये लोग शाकिर साहब सुन रहे हैं? आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या हो रहा है? आ रही है। कंटिन्यूसली आप एक दूसरे पर बोले जा रहे हैं। क्या हो रहा है? इनसे एक हमारा जवाब तो मांग लीजिए, फिर हम बोलेंगे नहीं। हम तो वैसे ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शाकिर जब ये साहब, बोल रहे हैं शाकिर तब आप साहब, कुछ कह नहीं रहे हैं। सुन लीजिए, गलत बात मत बोलिए, आप अच्छी बात बोलिए, एक करके बोलेंगे। अरे हम तो जवाब ही पूछ रहे हैं, 2 सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, कपिल बोलिए। सिब्बल साहब कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की खिलाफत की या नहीं की? राम सेतु तोड़ने के लिए कांग्रेस ने आदेश किया था या नहीं किया था? सुप्रीम कोर्ट की दखल से वो रुका था। मुलायम सिंह यादव जी ने आपने स्वीकार कर लिया, हमने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आप इसके साधुवाद के पास शाकिर साहब आपने सवाल पूछ लिया ना? शाकिर साहब एक मिनट दुर्विजय सिंह जी, घटना में कुछ हो सकता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने एक मिनट शाकिर साहब ये क्या हो रहा है? आप कंटिन्यूसली बोलते जा रहे हैं, खत्म हो गया ना? देश भर में कश्मीरी ब्राह्मण मारे आप घूम सवाल रहे हैं, आपने अपने पूछ उनकी लिया ना? हत्या करने का श्रेय किसको जाता है? सवाल पूछ लिया आपने शाकिर जी? अलग बोलते हैं। शाकिर जी आपने सवाल पूछ लिया? जी जी, अब जवाब देंगे। खान साहब एक बार जवाब दीजिए उसका, एक देखिए सबसे पहले मैं इनको बता दूं, बिल्कुल संक्षेप में। राम मंदिर की स्थापना के लिए ऑर्डिनेंस कांग्रेस लेके आई थी। ये क्या बात कर रहे हैं? और उस वक्त एसएस भंडारी जो है और भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में रोक रहे थे, जानकारी ले लीजिएगा। शाकिर साहब अब सुन लीजिए ना, देश के प्रधानमंत्री क्या हो रहा है? एक एक करके सुन तो लीजिए। जो है वो केस विचाराधीन था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद जो है ये अब जो ऑर्डर्स मिले। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, जिन्होंने खुद भगवानों को नहीं छोड़ा, ठीक है इनके खान नेताओं साहब ने, ठीक है, तो ये क्या बात है? खान साहब ठीक है। यादव जी एक टिप्पणी चाहता हूं मैं आपसे, बोलिए। हाँ बताइए। सवाल इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये आरोप, और आज अमित शाह ने भी कहा कि सपा बसपा की सरकारों में लगातार अपराध को लेकर के लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। अच्छा आजकल अपराध नहीं हो रहा है? मैं अरे आजकल अपराध नहीं हो रहा है, बताइए ना। आजकल तो उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया भागे हुए हैं। मैं आपको अखबार दिखा सकता हूँ। 45% क्राइम बढ़ गया है। गुंडे माफिया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पढ़ा करिए जरा। डिमोलिश हो रही हैं, उनके जो कोठियां हैं वो डिमोलिश हो रही हैं, गिराई जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो गुंडागर्दी आप महंगाई पर बात करेंगे शाकिर जी, शाकिर साहब प्रियंका गांधी से लगा करके तमाम विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि आप महंगाई के, सुनिए एक मिनट यादव जी सुन लीजिए, यादव जी सुन लीजिए, यादव जी यादव जी यादव जी यादव जी यादव जी सुन लीजिए, यादव जी सुन लीजिए, यादव जी सुन लीजिए, यादव जी आपका ही सवाल पूछ रहा हूं, यादव जी सुन लीजिए, यादव जी सुन लीजिए। शाकिर साहब प्रियंका गांधी भी आप पर इस मामले को लेकर के लगातार आक्रामक हैं कि आप जब काला धन वापस लाने की कह करके सत्ता में आए थे, काला धन आज तक नहीं आया। आप यह बात कर करके सत्ता में आए थे कि किसानों की आय को दोगुना कर देंगे 2021 तक, क्या हुआ? आप ये कह करके सत्ता में आए थे कि अपराध कम कर देंगे, क्या हुआ? महंगाई का क्या हुआ? शाकिर जी बोलिए, शाकिर जी बोलिए। यादव जी एक मिनट शांत हो जाइए ना। कल बसपा के तमाम एमएलए आने वाले हैं, 100 करोड़ टीके लगे हैं हिंदुस्तान में, इतिहास बना पूरे वर्ल्ड में।
यादव जी शांत हो जाइए। झूठ बोलने का इतिहास, 100 करोड़ टीके लगे हैं। झूठ बोलने का इतिहास बनाया कांग्रेस के है। शासन में पूरी दुनिया में जब पोलियो का टीकाकरण हो गया तब हिंदुस्तान में टीका आया था। हमने आज बराबरी में पूरी दुनिया। यादव जी की आवाज डाउन कर दीजिए, यादव जी की आवाज नहीं जाएगी, कंटिन्यू जो बोल रहे हैं उनकी आवाज नहीं जाएगी, बोलते रहिए आप। ये क्या तरीका है यादव जी, पूरी डिबेट में सिर्फ आप बोलते रहेंगे क्या? सुन लीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए। दिलीप यशवर्धन, आपने सबकी बातों को सुना है, छोटा सा कमेंट मैं चाहता हूं प्रियंका गांधी को लेकर के। मुझे लगता है कि ये सब लोग एक जिस मसले पर बात होना चाहिए उस पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म पर आकर के अड़ जाते हैं। कौन कितना धार्मिक है ये सवाल है, या ये सवाल है कि 5 साल तक जनता के बीच में कौन रहा? मैं एक विषय बोल दूं अगर 1 मिनट में वापिस आ जाऊंगा, 1 मिनट शांत हो जाइए, आपको रह करके याद आता, मैं आता हूं ना एक एक करके। दिलीप यशवर्धन जी बोलिए। जी हेमंत जी, सवाल दोहरा दें प्लीज। मैं कह रहा हूं कि सवाल यह है, इस बात को लेकर के है कि धर्म कौन कितना निभा रहा है, धार्मिक कौन कितना है, मंदिर कौन कितना जा रहा है, यह सवाल इस बात को लेकर के होना चाहिए कि पूरे 5 साल तक जनता के बीच में कौन रहता है। हेमंत जी, मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म की बात करता है, जिस धर्म की वकालत करता है जी, वो धर्म के आदर्शों को सीखे। अगर हम राम भगवान की बात करते हैं तो हम राम भगवान के आदर्शों को सीखे कि राम भगवान ने किस तरीके से राज्य चलाया था, उनके समय में अपराध किस तरीके से खत्म था, उनके समय में जनता के ऊपर टैक्सेस का बोझ बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था, उनके राज्य में खुशहाली हुआ करती थी। तो हम अगर धर्म की बात करते हैं तो हम धर्म का मतलब होता है उसके आदर्शों का पालन करना, उसका नाम रटने से नहीं होता है। आप रामायण के आदर्शों को अपनाइए, रामायण के आदर्शों को इस संसार में लागू करिए, जो नहीं हो रहा मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि जो आज की डेट में जो मिडिल क्लास की जनता है वो महंगाई के बोझ तले दबी है, वो टैक्सेस के बोझ तले दबी है, और वो अपना जो परिवार का पालन है वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है, ना वर्तमान संभाल पा रही है और ना भविष्य संभाल पा रही है। मैं हर मिडिल क्लास व्यक्ति की तरफ से दावे से ये कह सकता हूं कि मुझे आज अपना रोटी, कपड़ा, मकान, दवा और भविष्य, एजुकेशन, सब कुछ मुझे सिक्योर करना है। आप देखिए, अगर मुझे सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं मिल पाती, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये बात मैं पूरे देश के लिए कह रहा हूं, जहां जिसकी अच्छा बोले, बढ़िया बोले। अगर मुझे स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं मिल पाती और मैं अपने स्वास्थ्य के लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस कराता हूं तो मुझे मेडिक्लेम इंश्योरेंस पे भी जीएसटी देनी पड़ती है, सरकार को टैक्स देना पड़ता है। मैं अपने भविष्य की सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस कराता हूं तो उस लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे भी मुझे जीएसटी देना पड़ता है। साहब क्यों देना पड़ता है? मेरे भविष्य को कौन सिक्योर करेगा? आज सरकार ने महंगाई बढ़ाई, सरकारी कर्मचारी को 3% भत्ता बढ़ा दिया आपने, बाकी जो नॉन सरकारी आदमी वो क्या करेगा? बाकी लोगों का क्या होगा? वो क्या करेगा? वो कहां से लाएगा? ठीक है दिलीप जी, से कहां से कोप अप करेगा? आपको इस बात पे भी ध्यान देना होगा। देखिए, 2 लाइन हमें सुन लीजिए, 2 लाइन पांडे साहब, आप बोलिए, आपको बोलिए। जनप्रतिनिधि का मतलब वो होता है जो जनता के दुख दर्द को समझे। मगर आप लोग अब जनप्रतिनिधि नहीं है, आप लोग आप जाति प्रतिनिधि हो गए हैं। आपको दलित का दुख दिखता है, आपको SC ST OBC का दुख दिखता है, आपको मुसलमान का दुख दिखता है, आपको सरदार का दुख दिखता है, आपको इंसानों का दुख नहीं दिखता है। क्योंकि इंसान तो वो जो हायर क्लास है वो भी इंसान है, जो मिडिल क्लास है वो भी इंसान है। बहुत बड़ी बात आपने दिलीप जी कही है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। एक है, शरीर में दर्द सबके एक जैसे होता है, बीमारी किसी को भी पकड़ सकती है। दिलीप जी, आपने बहुत बड़ी बात कही और मैं अब इसको डिबेट को यहीं पर इसी अच्छी बात के साथ ही खत्म करना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल, मैं अब इस डिबेट को इसी के साथ खत्म करना चाहता हूँ और अब समय नहीं, माफी चाहता हूँ। यादव साहब, आप बहुत बोले हैं, एक शेर सुन लीजिए बस। नहीं, कोई शेर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी की सक्रियता तो है, लेकिन साथ ही साथ धार्मिक संदेश देने की भी कोशिश है। क्या आगे आने वाले चुनाव में जनता उन्हें नेता के तौर पर, यानी कि उत्तर प्रदेश के नेता के तौर पर यूपी में स्वीकार करती है? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।